बुक इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने के लिए एक लीडर की जरूरत होती है, लीडरशिप की जरूरत होती है, जिसके द्वारा किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कन्वे रन किया जाता है। आज का जो चैप्टर है वो डिफाइन करता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज आर व्हाट? ग्रुप ऑफ पीपुल्स हु गवर्न ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ टेरिटोरी और पार्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी दो तरीके की होती है हमारे देश में। एक होती है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी जो होती है उसे स्पेशली बोलते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। So we have two types of political party, national political party and regional political party. अब इधर ध्यान दीजिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास आज के डेट में 7 है। पहली हमारे पास INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा हमारे पास है बीजेपी। तीसरा हमारे पास है BSP, बहुजन समाज पार्टी, वैसे इसको अलग कर दिया गया। चौथा है आम आदमी पार्टी, CPI, CPIM। और एक जो वेस्ट बंगाल में पार्टी है जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। दीज आर कॉल्ड द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकती है। दे कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एट नेशनल लेवल। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे काम होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, इसका पहला फंक्शन होता है कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, तो नोट कीजिए, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इधर लिख लीजिए, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो पहला लिखो, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। फर्स्ट नंबर होगा पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये इलेक्शंस को कंटेस्ट करती है। दीज कंटेस्ट द इलेक्शंस। ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी मेक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, मेक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी होती है वो क्या करती है? पॉलिसीज भी बनाती है, प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती है। तीसरा होता है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड important role in formation in making of laws। नियम बनाने में भी ये अपना इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं, पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड रन दी गवर्नमेंट। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड रन दी गवर्नमेंट। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी प्ले द रोल ऑफ opposition, play the role of opposition। it shape public opinion, उसके बाद 7 नंबर लिख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड
people access to government, people access to government machinery and welfare scheme एंड वेलफेयर स्कीम। हो गया, नोट कीजिए। दीज आर द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ये पॉलिटिकल पार्टीज का इंपॉर्टेंट रोल डिस्क्राइब किया गया है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या काम करती हैं और उनके क्या क्या रोल होते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। हो गया, तो आप लोग ध्यान रखिए। वी हैव पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या काम होता है। सबसे पहला काम होता है कंटेस्ट इलेक्शंस। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, चुनाव लड़ती है। ठीक है, चाहे वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, दे आर जस्ट गोइंग टू पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस। भारत में इलेक्शंस हर एक 5 साल के बाद होता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, राज्य स्तरीय चुनाव होता है जिसे हम एमएलए का चुनाव कहते हैं। नेशनल लेवल का चुनाव होता है तो हम बोलते हैं कि एमपी का चुनाव हो रहा है। और नगर निकाय का भी चुनाव होता है, पंचायत का भी चुनाव होता है, तो उसे पंचायती राज व्यवस्था चुनाव के नाम से जाना जाता है। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट, दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस। नीचे लिखा वेलफेयर स्कीम, SCHEME, वेलफेयर स्कीम। दीज आर द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। वेलफेयर स्कीम, हो गया। अब देखिए, आपके पास है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज का पहला काम क्या है, इलेक्शन लड़ना। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी मेक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं जिसे विचारधारा कहते हैं। जैसे बीजेपी के विचारधारा हिंदुत्व की है, उसी तरीके से अगर हम आईएनसी की बात करते हैं तो जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो हमेशा से फेडरलिज्म और उसके बाद एक और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के बारे में सोचती है, जिसे हम नाम देते हैं क्या, सेकुलरिज्म। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। वहां रख दो पंखा, इधर बैठो। ठीक है, उसके बाद मैट कहाँ रख दिया, इधर रख के चली गई, दिखा ना यार। क्लास ले रहे थे तो आके पहले कर जाना चाहिए था। मेरे को तो छुट्टी नामक वर्ड से तो इतना नफरत है। नाउ पेज स्पेशली दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टी मेक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ये पॉलिटिकल पार्टी जैसी होती है जो पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है नेशनल लेवल पे देश को गवर्न करने के लिए। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ लॉज। आपने पढ़ा होगा कि किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी को रन करने के लिए कुछ बेसिक लॉज की जरूरत होती है। If there is no law in a particular type of democracy, the democracy will not be governed. So, political parties play an important role for the making of laws. नियम बनाए गए, ठीक है।
पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट, जिस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी आती है वो सरकार का गठन करती है और सरकार को चलाती भी। जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन का रोल अदा करती है। जैसे आज के डेट में हिंदुस्तान में जो सरकार है वो एनडीए की, और यूपीए क्या कर रही है, इज स्पेशली अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन हमेशा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि देश हित में नियम का गठन हो सके। अभी जो सरकार बनी है वो गठबंधन की सरकार है। एक साइड नीतीश बाबू है और एक साइड हमारे नायडू बाबू। पहले ए के बीच में झूलते थे हमारे मोदी जी, अंबानी और अडानी, और आज एन के बीच में झूलते हैं हमारे मोदी, नायडू और नीतीश। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टमेटिक वे है वो यही है कि इलेक्शन लड़ो और उसके बाद पब्लिक जो ओपिनियन देगी उसको मानना पड़ेगा। हमारे मोदी जी थोड़ी अड़ियल आदमी है, ठीक है, मानते नहीं है जल्दी। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट एंड रन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी हार जाएगी वो क्या करेगी, अपोजिशन का रोल अदा करेगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ अपोजिशन। जैसे अभी देखा होगा आपने कि हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ अपोजिशन। ये अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। ठीक है, और एक बेटर अपोजिशन का होना भी जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन करने के लिए। उसके बाद है इट्स से पब्लिक ओपिनियन। अब देखो होता क्या है, कई बार सरकार किसी नियम को बनाती है तो पब्लिक से राय लेती है। पब्लिक ओपिनियन का मतलब क्या होता है, पब्लिक का राय लेना। ऐसा नहीं कि हठधर्मिता दिखाना, डिक्टेटरशिप दिखाना, तो ज्यादा दिन डेमोक्रेसी में नहीं चलता है, क्योंकि हर 5 साल बाद नमस्ते करने आता है और कभी पब्लिक नाराज हो गई तो नमस्ते की जगह पे क्या करेगी, गद्दी से सीधा बाहर। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जमींदार जमीन पे बैठते हैं, चेयरमैन चेयर पे बैठते हैं, और गद्दी पे कौन बैठता है, देश का गद्दार। आज के डेट में गद्दारी भरी हुई। पहले क्या था, एक विचारधारा थी, सामाजिक सुधारक हुआ करते थे। कभी सुना लाल बहादुर शास्त्री ने अपना बंगला बना लिया, कभी सुना उन्होंने जहाज खरीदा हुआ है। पुराने जितने भी लीडर थे वो देश हित में काम करते थे। आज तो एक काउंसलर भी होता है वो अपने हित में पहले काम करता है, उसके बाद देखता है होगा होगा नहीं, देखा जाएगा। पब्लिक कौन सी जागरूक। यहाँ बैठे बैठे हम तो भारत के प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हैं, लेकिन एक काउंसलर आ जाए ना बगल में तो उससे बात नहीं कर सकते। ये है हमारी हैसियत। तो डेमोक्रेसी में पब्लिक जो होती है वही मेन होती है। इट इज कॉल्ड ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। आप वोट नहीं दोगे तो कोई जीत जाएगा। अब बात अलग है कि आपकी कीमत ही 500 रुपये है, 5 साल की 500। मैंने बताया था ना एक दिन कैलकुलेट करके 65 पैसा एक दिन का, ये है हमारी औकात। इसलिए हमेशा लीडर का चुनाव अच्छा होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं जाना, व्यक्ति विशेष पे जाइए कि हमारे काम आएगा नहीं आएगा, हमारे हित में है या नहीं है, क्या इसके पास टाइम है ये काम करने के लिए। अगर टाइम नहीं है तो क्यों खड़ा है ये, इसका मतलब अपने बेनिफिट के लिए खड़ा है ना। इन सब चीजों को गौर से हमें स्टडी करना है, उसके बाद हमें वोटिंग करना है, क्योंकि आने वाले 3-4 सालों में आप लोगों को भी वोट देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। देखो नेता लोग क्या करते हैं, जो भी सरकार कोई प्रावधान लेकर के आती है तो नेता लोग उस स्कीम को पब्लिक के बीच में बताते, मीटिंग करते तो बताते ये वाला स्कीम आया है, आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए। यानी गवर्नमेंट मशीनरी का एक इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टमेटिक वे से चलाया जा सकता है। आपने पढ़ा होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहला होता है हमारे पास मोनार्की। मोनार्की मतलब राजा होगा, अपनी मर्जी चलाएगा। दूसरा आया डेमोक्रेसी, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द रूलिंग सिस्टम इफ द पब्लिक इज एजुकेटेड। और तीसरा होता है डिक्टेटरशिप, जब किसी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक पावर किसी पार्टिकुलर आदमी के हाथ में आ जाता है या ले लेता है, उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाह।
आपने पढ़ा होगा दुनिया का जो सबसे बड़ा तानाशाह हुआ कौन था? हिटलर। ठीक है, और हिटलर के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा भी होगा, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। उसके बाद आपने एक आजकल न्यू टाइप ऑफ द गवर्निंग सिस्टम आई है, उसका नाम है मोनार्की डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक मोनार्की। राजा होगा लेकिन उसमें डेमोक्रेसी भी होगी। अब आता है सिस्टमेटिक वे में कि अभी तक हिंदुस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो करंट डाटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहता है कि हमारे देश में 1050 पॉलिटिकल पार्टियां। लेकिन आपने नाम कितने का सुना होगा? बीजेपी, कांग्रेस, ज्यादा से ज्यादा 2 क्षेत्रीय पार्टी के नाम जानते हो। इसका मतलब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड होती है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, बट सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं करती है। कुछ मेन पार्टियां होती है जो इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, बट दीज प्लेज ए वाइटल रोल। आपने पढ़ा होगा पूरे वर्ल्ड में 3 तरीके के देश होते हैं। एक होता है मोनो पार्टी सिस्टम, इधर ध्यान दीजिए। एक होता है मोनो पार्टी सिस्टम। मोनो पार्टी सिस्टम क्या होता है? उसमें सिंगल पार्टी होगी, वही इलेक्शन लड़ेगी, दूसरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने का कोई राइट नहीं। जैसे चाइना, चाइना इज ए मोनो पार्टी सिस्टम कंट्री वेयर ओनली वन पार्टी एग्जिस्ट। ठीक है, और वही इलेक्शन हर बार लड़ती है और जीत के भी वही पार्टी आती है, दूसरी पार्टी गठन करने का वहां राइट नहीं है। इसलिए चाइना को कभी भी फेयर डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है। दूसरा आता है बाई पार्टी सिस्टम, अमेरिका हो गया, उसके बाद हमारा रसिया हो गया। दीज हैव ओनली 2 पार्टीज, दोनों में से कोई एक जीत के आएगा, तो दीज आर कॉल्ड द बाई पार्टी सिस्टम। और तीसरा होता है, उसे बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, खिचड़ी। इसमें आलू भी डला है, गोभी भी डला है, सोयाबीन भी डला है, मटर भी डला है। इंडिया इट हैज 1050 पॉलिटिकल पार्टीज, और सारे के सारे इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट वो कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, जेब में पैसा नहीं होता। तो हमारा देश एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम के कुछ बेसिक फायदे भी है, कुछ नुकसान भी। पहला नुकसान यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता आज के डेट में। एन गायब, तो एन गायब, नायडू, नीतीश गायब, तो नरेंद्र मोदी गायब। एन से जुड़ा है एन, तीनों का राशि सेम है। देखो कितना बढ़िया लेके आए राशि तीनों का सेम। तो इसे बोलते हैं अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। अगर आता है ना आप लोग के क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय अलायंस गवर्नमेंट, यू हैव टू राइट if a political party does not get full majority, then it forms government with the help of another political party. That type of system is called गठबंधन की सरकार, अलायंस गवर्नमेंट। जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ गठबंधन करके सरकार का गठन करता है, उसे बोलते हैं अलायंस पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आते हैं अगले कंसेप्ट में। मल्टी पार्टी सिस्टम आपने देखा होगा, हमारे देश में चल रही है सरकार किसकी? एनडीए की। तीसरा टर्म है, इधर ध्यान दो, तीसरा टर्म है। पहला टर्म मोदी जी का आया फुल मेजोरिटी, दूसरा टर्म और मेजोरिटी, तीसरा टर्म उन्होंने बोला अब की बार 400 पार हो गई, नहीं बाहर 200 कुछ ही सीट आई है। इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए। हमेशा आसमान के साथ अगर उड़ रहे हो तो जमीन के साथ संपर्क होना चाहिए। अगर जहाज उड़ रही है तो पायलट का संपर्क जमीन पे बैठे हुए रडार में लोगों से है, अगर नहीं होगा तो वो आसमान में रह जाएगा। अब की बार 400 पार, ये नहीं देखा कि 10 पॉलिटिकल पार्टी 20-25 लड़ रहा पॉलिटिकल पार्टी, दो भी ले जाएगा तो 400 पार कहां से आएगा? नारा भी बड़ा अजीब देते। एक तो इंस्टीट्यूट वाला उसने लिखा अब की बार 720 पार। अब एक गधे, नीट में टोटल नंबर 720 है और 720 को भी पार कर रहा है, इसका मतलब तेरे को अभी क्वेश्चन पेपर मिल चुका है, यही ना? इस तरीके का सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो दैट इंडिकेट्स व्हाट कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, 3 टाइप्स ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मोनो पार्टी, बाई पार्टी एंड मल्टी पार्टी। लिखिए, there are 3 types of country on the basis of political party.
देयर आर एक मिनट लिखिए 3 types of countries on the basis of political party। पहला लिखना है मोनो पार्टी सिस्टम, इसमें लिखेंगे आप लोग चाइना। दूसरा लिखना है बाई पार्टी सिस्टम और इसका नाम होगा रसिया। रसिया के बाद एक और लिख सकते हो आप अमेरिका। और तीसरा होगा मल्टी पार्टी सिस्टम, इसका नाम इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये कुछ कंट्री है जहाँ पे एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। नेशनल पॉलिटिकल क्या हुआ पार्टी, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं बीजेपी, आईएनसी, आप। दूसरा होता है लोकल पब्लिक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, इसमें आप लिख सकते हो जेडीयू। आरएलडी, उसका लालटेन वाला का राजद है ना, राष्ट्रीय जनता दल। नोट कीजिए। सिक्स ओ क्लॉक। बेटा छुट्टी के लिए मत बोलो, देखो पढ़ने के लिए आप आते हो, पढ़ाने के लिए हम आते हैं, हमें रिजल्ट देना है, इसलिए हमने इंस्टीट्यूट को थोड़ा टाइट किया है। दवाई यही खा लो, पानी भी है यहाँ पे, सोने की व्यवस्था भी है, दवाई दुकान से ले आओ। नहीं देंगे हम छुट्टी भाई, कुछ भी हो जाए। छुट्टी नामक वर्ड से मेरे को बहुत बड़ी एलर्जी है। संडे को बिल्कुल आना है, एसएसटी की क्लास है। भाई मैं तो अभी भी डाल दूंगा, 2 बच्चे नहीं है, ग्रुप में डालूंगा कल्याण। We are just going to completing the chapters of SST, but the student are not appearing. This is not our fault. This is the total fault of the student and the parent. हाँ, हो गया।
हेलो 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 हेलो। हो गया भाई। हेलो हेलो। कंप्लीटेड। बराबर करो भाई। नाउ, तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया की बात करते हैं तो हमारे पास होता है स्पेशली दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज। एक को बोलते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे को बोलते हैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टू टाइप्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी हो गया, आईएनसी हो गया, एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई है नेशनल लेवल पे जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। अब देखिए इसमें सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ दिया गया है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इधर ध्यान दो, वेस्ट बंगाल में शासन है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, पहले सीपीआई का हुआ करता था वहां शासन। ठीक है, दूसरा आया बहुजन समाज पार्टी जिसको मुंशी कांसीराम ने दैट मीन्स कॉल्ड डेवलप किया था 1984 में, और इनका मानना था कि ओबीसी SC ST की अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसको उन्होंने बहुजन नाम दिया। अगला आया भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो रूलिंग पार्टी है आज के डेट में। ठीक है, ये एक्चुअली भारतीय जनसंघ से बन करके आया था। उसके बाद सीपीआई आया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में इसको बनाया गया था। 1980 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्टिक्स आया था। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में सबसे पुरानी पार्टी है ये, जिसका गठन आजादी से पहले किया गया था, और इसमें गठन में दादा भाई नौरोजी भी थे और अंग्रेज लोग भी शामिल थे। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जिसे एनसीपी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो ए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। आज के डेट में एक और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, पूरे देश में इलेक्शन लड़ सकती है। इधर ध्यान दो, इसको कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती है। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेशल सुविधाएं दी जाती है, उसको ऑफिस दिया जाता है, ऑफिस की जगह दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लीडर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जिसे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी होती है, इनका इमरजेंस केवल स्टेट लेवल पे होता है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल नहीं बन सकती है। ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के कुछ क्लॉजेज होते हैं कि कम से कम 6% वोट आना चाहिए, कुछ MP उसके होने चाहिए, लगातार कंसिस्टेंटली वो जीतना चाहिए। ये कुछ प्रावधान होते हैं, उन प्रावधान के बेस पर ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है। नहीं तो स्टेट लेवल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो वहाँ के लोकल इलेक्शंस को लड़ती है। वो MP का भी इलेक्शन लड़ सकती है, MLA का भी इलेक्शन लड़ सकती है, बट अपने स्टेट के दायरे में। जैसे बिहार में RJD का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, लालटेन छाप, ये अपने स्टेट में ही इलेक्शन लड़ सकती है। दूसरा तीर वाला जो नाम है JDU, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, जिनके सहयोग से आज सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, उसी तरीके से राष्ट्रीय लोक दल, हैंडपंप वाला, जो हरियाणा में है। ठीक है, ये कुछ बेसिक पार्टियां हैं जो इज स्पेशली लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में काउंट की जाती है। तेलुगु देशम है, ऐसे ही
झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसे झामुमो के नाम से जाना जाता है। दीज आर इज स्पेशली कॉल्ड द रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। अब जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बहुत सारे चैलेंजेस। देखो, पॉलिटिकल पार्टी का गठन करना आसान है, बट उसको रन करना बड़ा मुश्किल है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे देश में एक कंसेप्ट चलता है, आया राम गया राम। कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में होता है और जैसे ही मौका लगता है तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। और चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी इज जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइबिंग दैट ए पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चैलेंजेस। इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव होता है उनमें, उनके अंदर दो गुट बन जाते हैं जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी टूट जाती है। विचारधारा सेम नहीं होता, कुछ गलत लोग पॉलिटिकल पार्टी में घुस जाते हैं जिससे कि उस पॉलिटिकल पार्टी का जो विचारधारा होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए नेशनल लेवल पे कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे। जैसे एक लॉ आया था कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ता है और वो जीत जाता है और जीतने के बाद अगर वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है तो उसका जो एमएलए और एमपी का जो सीट है वो बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे कुछ इंटरचेंजिंग बचा। लेकिन अब क्या करते हैं ये, जैसे ही लगता है कि मेरा 6 महीना बचा है पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते। 1/3 एमपी एक साथ बदल सकता है, बट सिंगल एमपी अगर चाहे कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर लूं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके बिहाफ पे वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड अटेंशन। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में मसल पावर या मनी पावर का इस्तेमाल होता है। अगर कोई गुंडा मवाली है तो इलेक्शन बैठ, अगर कोई गुंडा मवाली है तो ही स्पेशली वो क्या करता है, अपने मसल पावर का इस्तेमाल करता है, जबरदस्ती वोट डलवाता है। और अगर कोई मनी पावर वाला है वो पैसे से वोट खरीदता है, जिससे कि एक्चुअल लीडरशिप का चुनाव नहीं हो पाता। और एक्चुअल लीडरशिप का चुनाव नहीं होने का कारण है कि देश आजाद हुआ अंग्रेजों से 1947 में। उस समय भी हमारा नारा था गरीबी हटाओ और आज भी हमारा नारा है गरीबी हटाओ। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में डेवलपमेंट किया, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था डेवलपमेंट उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं, जिसकी वजह से हमारे देश में ह्यूमन एसेट्स की संख्या कम है और ह्यूमन लाइबिलिटीज की संख्या ज्यादा है। और यही कारण है कि हमारे जीडीपी का ग्रोथ नहीं होता। ये जो चैप्टर है ये स्पेशली आपको डिफाइन करता है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के कामों के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के कमियों के बारे में और पॉलिटिकल पार्टियों का गठन कैसे किया जाता है। उन सभी चीजों को एक फाइनल चैप्टर में दैट मींस कॉलेज डिस्क्राइब करता है। उसके बाद आता है अगला, द इलेक्शन कमीशन पास्ड इन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बट आज के डेट में इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको अपना पूरा डाटा देना पड़ेगा। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, कौन सी क्लास तक पढ़े हो, कितना पैसा है, कहाँ पे है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने एसेट हैं, कितने केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं। पहले ये फाइल नहीं होता था, बट आज के डेट में फाइल होने से ये आइडिया लग जाता है। और अगर गलत इंफॉर्मेशन दिया गया तो गलत इंफॉर्मेशन देने के एवज में आपका जीता हुआ कैंडिडेट निरस्त किया जा सकता है। ये ठीक है, एक फैसला, ऐसी एक फैसला बनाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, यू हैव टू साइन एन एफिडेविट। जो आपने इलेक्शन लड़ने में बोला था वो अगर काम आपने 5 साल में नहीं किया तो आपको अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए। अगर ऐसा कोई रूल पास कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आधे से अधिक नेता अपने आप बैठ जाएंगे, फिर आएंगे सोशल रिफॉर्मर जो असली समाज सुधारक होते थे। ये आएंगे तो समाज का सुधार होगा। नेता लोग तो अपने सुधार में लगे हुए हैं सारे के सारे। उनका मेन मकसद है हाउ टू गेट मोर एंड मोर मनी फ्रॉम एनीवेयर। किसी भी सोर्स से पैसा आना चाहिए। अगर ये थ्रेट बन जाती है तो नेशनलिज्म का ग्रोथ नहीं हो पाता। आपके पेट में खाना नहीं रहेगा तो देशभक्ति करोगे, देशभक्ति का गाना भी नहीं गाया जाएगा।
इसलिए कहा जाता है इंटरनल कंट्री के अंदर होने वाली जितनी चीजों का जरूरत है वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर फोकस करे, अपने ह्यूमन बीइंग को इस तरीके से एसेट बनाए कि उसे बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। आज हमारा डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे पॉपुलस कंट्री है, ह्यूमन रिसोर्सेज को अल्टीमेट रिसोर्स कहा जाता है, लेकिन यहाँ के जितने भी एसेट हैं दे आर जस्ट गोइंग टू मूविंग टुवर्ड्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्राजील, अमेरिका। वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते। तो अगर इस तरीके से पलायन होते रहा तो भारत में जो एसेट की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो लाइबिलिटीज के दबाव में हमारी जो जीडीपी है और गिर जाएगी। इसलिए हमें अपने लीडरशिप का चुनाव अच्छे तरीके से करना चाहिए और एक अच्छे लीडर का चुनाव करना चाहिए जिससे नेशनल ग्रोथ भी हो सके, नेशनल डेवलपमेंट हो सके और हम आसानी से डेट मीन्स को सर्वाइविंग कर सके। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और हम आसानी से इंडियन कंट्री के अंदर डेट मीन्स को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। और इन सब चीजों को हमें प्रॉपर तरीके से फोकस करना है, एनालिसिस करनी है